Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewer. Welcome back to my YouTube channel, Dr. Aman's video. Dear viewer, today we are going to discuss about a very interesting topic, ethics in academic publication. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what do you mean by publication? So publication is an art when you are going to make your content available to the general public, that is known as publication. और जब आप यही काम एकेडमिक्स में करते हैं तो इट बिकम्स एकेडमिक पब्लिकेशन। एकेडमिक पब्लिकेशन में मोस्ट कॉमनली जो हमारे एकेडमिशियंस है, रिसर्चर है, स्टूडेंट्स है, वो पीस ऑफ राइटिंग करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमनली ओरिजिनल आर्टिकल आता है, रिव्यू है, सिस्टमैटिक रिव्यू है, मेटा एनालिसिस है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बुक है, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप राइट करते हैं और फिर के बाद उसे आप पब्लिक करते हैं, तो दैट इज नॉन एज एकेडमिक पब्लिकेशन। सो डियर व्यूअर, जब आप एकेडमिक पब्लिकेशन करेंगे, सो देयर आर सम एथिकल ड्यूटीज अप्लाइड टू दिस आर्ट और दिस एक्ट। वो एथिकल ड्यूटीज क्या है? वो एथिकल प्रिंसिपल ये है कि ऐसी कुछ रॉन्ग थिंग्स है while doing academic publications जो आपको नहीं करनी इस एकेडमिक पब्लिकेशन में या इस प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ राइट करते हैं, जैसे हम कोई ओरिजिनल आर्टिकल लिखते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है ऑथर का कि हु विल बी द ऑथर ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर, जिसे ऑथरशिप कहते हैं। तो ऑथरशिप का हक किसे मिलेगा? हु विल डिजर्व फॉर ऑथरशिप? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे चाहने से नहीं होता। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू डिजर्व टू बी एन ऑथर फॉर ए आर्टिकल और एनी अदर एकेडमिक पीस ऑफ पेपर, जिसे ऑथरशिप क्राइटेरिया कहा जाता है। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में से किसी लेक्चर में हम ऑथरशिप क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दैट कंडीशंस व्हिच अ पर्सन नीड टू बी fulfill in order to become author for an original article or any other things of academic piece of writing. तो ऑथरशिप में आपने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लिखना है जो ऑथरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, और उन चीज़ों को नहीं करना जिनको रॉन्ग माना जाता है, जिसको गलत माना जाता है अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन एथिक्स। जैसे सबसे पहले जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है वो है गिफ्ट ऑथरशिप का, कि आपने गिफ्ट ऑथरशिप को अवॉइड करना है या गिफ्ट ऑथरशिप नहीं करनी। डियर व्यूअर, गिफ्ट ऑथरशिप इसे कहते हैं कि कोई बंदा है जो ऑथरशिप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, बट डिस्पाइट ऑफ दिस डिफिशियंसी यू आर गोइंग टू डिक्लेयर हिम और हर एज अ ऑथर फॉर एन ओरिजिनल आर्टिकल। इसे गिफ्ट ऑथरशिप कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है गूस्ट ऑथरशिप। गूस्ट ऑथरशिप ये है कि आप किसी बंदे से काम करवाते हैं, उसे राइटअप करवाते हैं, उसे काम कॉन्सेप्ट करवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, एंड फाइनली यू डोंट इंक्लूड द नेम ऑफ दैट पर्सन इन योर वर्क, एंड इंस्टेड ऑफ हिज और हर नेम यू इंक्लूड योर ओन नेम। तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज गूस्ट ऑथरशिप, क्योंकि ये काम आपका नहीं है, आपके पीछे एक गूस्ट खड़ा है और ये सारा काम उस गूस्ट ने किया है। सो यू डोंट डिजर्व फॉर ऑथरशिप फॉर दिस, therefore that type of authorship is known as goose authorship, because that authorship is actually handled by or held by a goose in the background, therefore that procedure is known as goose authorship. दूसरी जो चीज है जो आपने एकेडमिक पब्लिकेशन में रोकनी है वो है प्लेजरिज्म, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो यू नीड टू अवॉइड प्लेजरिज्म। मैं थोड़ा सा इतना बता दूं व्यूअर के लिए कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, रिव्यू लिखते हैं, तो इट इज़ योर प्राइमरी ड्यूटी इन ऑर्डर टू चेक थ्रू अ प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर लाइक टर्निटीन इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट अबाउट द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ प्लेजरिज्म और सिमिलैरिटी इंडेक्स। तो दूसरी चीज़ आपने ये करना है कि आपने प्लेजरिज्म को रोकना है। इसके बाद
कुछ और चीज़ें हैं पब्लिकेशन में जिसको रॉन्ग माना जाता है, जिसको गलत माना जाता है, जिसमें पहला नंबर आता है फैब्रिकेशन ऑफ डेटा का। यस, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया ही नहीं है, आप खुद से कोई रिजल्ट बनाते हैं, लॉजिकली आप कोई रिजल्ट बनाते हैं और फिर उसके कोई आर्टिकल लिखते हैं एंड देन यू गो फॉर पब्लिशिंग दैट आर्टिकल और दैट पेपर, दैट इज नॉन एज फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, जिसे कुकिंग ऑफ डेटा भी कहते हैं, कि उसकी एक्चुअल कोई प्रेजेंस नहीं होती, बट यू जस्ट कुक दैट डेटा इन ऑर्डर टू पब्लिश एन एकेडमिक पेपर और आर्टिकल। इसलिए इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि कुछ जर्नल हमसे रॉ डेटा मांगती है इन ऑर्डर टू चेक कि ये जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है इसके बैकग्राउंड भी है या इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। दूसरी चीज आती है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, कि आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया, आपके रिजल्ट्स आए एंड यू थिंक कि ये रिजल्ट जो है दे आर नॉट वर्दी एनफ टू पब्लिश, सो देयरफॉर व्हाट यू डू, यू मैनिपुलेट दैट डेटा। आप उसे मैनिपुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट अ स्पेसिफिक फाइंडिंग। आप कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग को या तो अपने काम में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं या कोई फाइंडिंग है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। सो व्हाट यू डू, यू मैनिपुलेट योर डेटा। आप डेटा को तोड़ मरोड़ते हैं, यहाँ से वहाँ जोड़ते हैं, वहाँ से यहाँ जोड़ते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज falsification of data. So, dear viewer, you need to avoid falsification of data because it comes under the wrong level of publication ethics. इसके बाद जो आपने एक और चीज रोकनी है वो है डुप्लीकेशन और मल्टीपल सबमिशन। कुछ लोग इस तरह करते हैं अनइंटेंशनली और इंटेंशनली कि एक पेपर एक वक्त में 3-4 जर्नल को सबमिट करते हैं, जिसे साइमल्टेनियस पब्लिकेशन भी सबमिशन भी कहते हैं और मल्टीपल सबमिशन भी कहते हैं। वो कहते हैं कि चलो यहाँ से नहीं तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। सो माय डियर, अगेन इथिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि आप एडिटोरियल प्रोसेस का टाइम वेस्ट करते हैं, आप उनके रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं और फिर अनइथिकली आप विदड्रॉ करते हैं उस पेपर को। तो इसलिए यू नीड टू अवॉइड, यू नीड टू डिस्करेज मल्टीपल सबमिशन और साइमल्टेनियस सबमिशन फॉर योर एकेडमिक राइटिंग। इसके बाद आपने रिडंडेंट पब्लिकेशन को भी रोकना है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर जो है वो कहीं और पब्लिश किया है और इसी पेपर को उठाते हैं कहीं और पब्लिश करते हैं। जैसे यूजुअली लोग करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर इंग्लिश में पब्लिश किया है, उसी पेपर को आप उठाते हैं और आप कोई फारसी की या कोई चाइनीज़ जर्नल है जो चाइनीज़ लैंग्वेज में है तो उसको आप वहाँ पे दोबारा सबमिट करते हैं, या कोई चाइनीज़ लैंग्वेज में आपने पेपर पब्लिश किया है, फारसी लैंग्वेज में पब्लिश किया है, डच में, जर्मन में, किसी भी लैंग्वेज में आपने पब्लिश किया है, आप उसे उठाते हैं, आप उसे बैक टू बैक ट्रांसलेट करते हैं एंड देन यू गो फॉर पब्लिशिंग दैट आर्टिकल। सो अगेन दैट इज crime or that is wrong while you are doing academic publication. इसके बाद नंबर आता है सलामी स्लाइसिंग और डेटा फ्रेगमेंटेशन, नॉट फैब्रिकेशन, डेटा फ्रेगमेंटेशन, जिसे सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने एक स्टडी की और you really need to publish all those findings in a single article in order to make a sense. आप क्या करते हैं, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पब्लिकेशन, और वो छोटे छोटे पब्लिक पीसेस विदाउट एनी सेंस आप डिफरेंट जर्नल में पब्लिश करवाते हैं। दैट इज नॉन एज सलामी स्लाइसिंग और डेटा फ्रेगमेंटेशन। सो अगेन इट इज अ क्राइम और यू कैन से कि इट इज अगेंस्ट द एथिक ऑफ पब्लिकेशन। आपने इस चीज को भी रोकना है। इसके बाद जो चीज आती है पब्लिकेशन में वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आपने जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करने हैं एज अ ऑथर भी, या अगर आप रिव्यूअर है, या अगर आप किसी जर्नल के एडिटर है, किसी भी तरह से आप जो पब्लिशिंग का प्रोसेस है और इन एकेडमिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यू नीड टू डिक्लेयर योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, which is also known as competing interest.
कंपीटिंग इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं जैसे अ पर्सन हैज two loyalties and these loyalties are competing with each other. So these loyalties or these interest are known as competing interest. जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे की एक प्राइमरी जॉब है और उसकी प्राइमरी जॉब के साथ साथ उसकी कोई सेकेंडरी ऐसी एफिलिएशन है जो उसके प्राइमरी जॉब्स के डिसीजंस को या डेक्रेम को इफेक्ट कर रहा है इन वन वे और इन अनदर, दैट इज नॉन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने ये डिक्लेयर करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट किया किसी इंस्ट्रूमेंट पे और वो इंस्ट्रूमेंट था ब्लड ग्लूकोज लेवल के चेक करने के लिए एंड यू डिक्लेयर कि इसकी स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इट इज़ अ वेरी गुड डिवाइस एंड यू राइट अ पेपर और वो पेपर आप पब्लिश करने के लिए बेचते हैं। लेटर पीपल केम टू नो कि वो डिवाइस जो है वो तो आपके भाई के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बना हुआ है। सो एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन यू नीड टू डिक्लेयर कि यहाँ पे आपके कंपीटिंग इंटरेस्ट है, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये आपका भाई है एंड सो यू हैव डुअल लॉयल्टीज। आपकी पहली लॉयल्टी ये है कि आपने ट्रू सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बतानी है और दूसरी लॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट आपका भाई है, आपका रिश्ता है। तो ये दोनों आपस में कंपटीशन में आते हैं जो आपके पहले और प्राइमरी जॉब को यानी कि टेस्टिंग और एवेल्युएशन ऑफ दैट डिवाइस को इफेक्ट कर रहा है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टडी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। अक्सर हमारे जो यंग रिसर्चर है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खाने से परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखूं। तो अक्सर छोटी छोटी स्टडीज़ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोगों के नहीं होते, तो आपने ये डिक्लेयर करना होता है कि नन टू डिक्लेयर कि मेरे ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो डियर व्यूअर, ये कुछ पब्लिकेशन एथिक्स थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू गाइज। और इसके लिए अगर आप और पढ़ना चाहते हैं डिटेल से सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स जो है वो एक कमेटी है जो पब्लिकेशन एथिक्स को हैंडल करती है और उसको सॉर्ट आउट करती है, उसके लिए गाइडलाइन बनाती है कि कौन सी चीज़ जो है वो हम एथिक्स में गुड लेंगे और कौन सी चीज़ जो है वो हम एथिक में बैड लेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ना भूलिएगा सब्सक्राइब करना मेरा चैनल डॉक्टर अमांस वीडियो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।